आने के लिए। हाँ तो और नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार जबरदस्त हिंदी कक्षा में, जहां पर हम लोग आज वाक्य जो ये हमारा विषय चल रहा है इसको पूरा करने वाले हैं। और वाक्य विषय के बाद अब हम कल से वाक्य शुद्धि को पढ़ना शुरू करेंगे। आने में थोड़ी सी देर हुई आज, उसका एक विशेष कारण है जो कि मैं आपको नहीं बता सकता हूं, पर उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और आगे से मैं प्रयास करूंगा कि ऐसा ना हो। यद्यपि कुछ कुछ ही बार, दो चार बार ही ऐसा हुआ होगा कि जब किसी पूरे कोर्स के दौरान मैं लेट हुआ होऊंगा, पर ऐसा हो जाना स्वाभाविक है किसी के लिए भी। तो आप अन्यथा ना माने जी। हाँ, लेट तो है सर। हमारी क्लास पर नींबू मिर्ची टांग दो, कुछ तो पंगा हो रहा है हमारी हिंदी वाली क्लास में। नहीं सर, आप लेट चल रहे हो। हम बहुत सारी चीजें हैं जिंदगी में, 24 घंटे कम पड़ रहे हैं, मुझे सच बता रहा हूँ मैं। 24 आवर्स कम पड़ रहे हैं, नींद में से काट काट के भी काम नहीं चल रहा है मेरा। चलिए, अभी हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे वाक्य। और वाक्य के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ रहे थे दोस्तों? वाक्य के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे हमारा पदबंध। क्या पढ़ रहे थे? पदबंध। पदबंध आपको समझ में आ गया होगा। पदबंध के अंतर्गत हम लोगों ने देखने का प्रयास किया, हम लोगों ने जानने का प्रयास किया कि पदबंध यानी पदों का आपस में बंधना और बंध करके एक पद की तरह से व्यवहार करना, ये चीज है। हाँ, पद परिचय ऐसे तो बहुत माइनर टॉपिक्स हैं, इतनों की जरूरत नहीं है। उसको तो हम थोड़ा सा उसमें बता देंगे आपको प्रैक्टिस सेशन में जब करेंगे। तो हम लोग पदबंध पढ़ रहे थे, और पदबंध में पदबंध में हमने देखा था कौन कौन से पदबंध समझे थे। हमने संज्ञा पदबंध को समझ लिया था। हमने संज्ञा पदबंध को समझ लिया था। हमने सर्वनाम पदबंध को समझ लिया था। किसको? सर्वनाम पदबंध को। सर्वनाम पदबंध को हम लोगों ने समझ लिया था। अब तीसरे नंबर पर हमारा पदबंध जो है वो कौन सा है दोस्तों? वो है हमारा विशेषण पदबंध। विशेषण पदबंध। विशेषण पदबंध। चौथे नंबर पर है हमारा क्रिया पदबंध। क्रिया पदबंध। और पांचवें नंबर पर हमारा है क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया विशेषण पदबंध। तो मूलतः इसमें हमको जो देखना है, ये दो हमारे हो चुके हैं। अब तीसरे की तरफ चलते हैं, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है विशेषण पदबंध। कौन सा है? हमारा विशेषण पदबंध। और मुझे नहीं लगता कि आपको इसको समझने में जरा सी भी दिक्कत आएगी। जब एक से ज्यादा पद आपस में मिलते हैं और मिल करके एक विशेषण की तरह से व्यवहार करने लगे, एक विशेषण की तरह से बर्ताव करने लगे, उसको हम क्या कहते हैं? हाँ, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं छुट्टी नहीं मारता हूँ। हाँ, यदि मैं छुट्टी मारता हूँ तो मैं जानकारी दे देता हूँ, और जानकारी फिर उसका जो नुकसान होता है उसकी भरपाई फिर मैं करता हूँ। आपने बहुत तरीके से मेरे साथ पूरा कोर्स पढ़ा। बस लास्ट टॉपिक हमारा बचा है, जिसका नाम है क्या? जिसका नाम है आपका वाक्य शुद्धि। और वाक्य शुद्धि को मैं पीडीएफ के माध्यम से करवाऊंगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे रूल्स हैं। तो उन रूल्स को पीडीएफ के माध्यम से करेंगे तो संभवतः 1 2 3 दिन में वह विषय हमारा पूरा हो जाएगा। और फिर आपका व्याकरण वाला टॉपिक पूरी तरह से संपन्न हो जाएगा। फिर हमारा वो रह जाएगा, उसको हम चलाते रहेंगे। तो दिसंबर तक हम उसको बहुत तसल्ली से पूरा करेंगे। उसकी अवधि को फिर मैं बढ़ा दूंगा, ठीक है? फिर मैं ठीक 4 बजे उसकी अवधि करा दूंगा, 4 से 5। मैं अपनी जो 5 वाली क्लास है उसको कहीं और शिफ्ट कर देंगे, उसको देख लेंगे जैसे कुछ रहेगा। तो विशेषण पदबंध में आपको यहां पर जानना है कि
जब एक से ज्यादा पद मिलकर मिलकर एक विशेषण पद की तरह, एक विशेषण की तरह बर्ताव करें, एक विशेषण की तरह बर्ताव करें, तो वो आपका क्या कहलाता है? विशेषण पदबंध कहलाता है। जैसे उदाहरण इसके आप लोग दे सकते हो, उदाहरण इसमें बहुत सरलता से बताए जा सकते हैं, बहुत सरलता से गिनाए जा सकते हैं। हाँ हाँ, क्रिया पदबंध करवाओ। हाँ, एक दो एग्जाम्पल बेटे, पहले विशेषण करवाएंगे फिर क्रिया करा देंगे। क्या कहूं मैं आपको, क्या कह दूं मैं आपको? जैसे मैं यहां पर लिखूं उदाहरण, धीरे चलने वाली, धीरे चलने वाली, धीरे चलने वाली कौन? बैलगाड़ी, धीरे चलने वाली बैलगाड़ी, धीरे चलने वाली बैलगाड़ी, धीरे चलने वाली बैलगाड़ी, धीरे चलने वाली बैलगाड़ी, कुछ भी लिख सकते हो आप इसमें। धीरे चलने वाली बैलगाड़ी, धीरे चलने वाली बैलगाड़ी, धीरे चलने वाली बैलगाड़ी, क्या लिखें इसमें? धीरे चलने वाली बैलगाड़ी परसों तक आएगी, परसों तक आएगी। ठीक है, धीरे चलने वाली बैलगाड़ी परसों तक आएगी, ये बना लिया है हमने ऐसे ही। अब आप एक चीज देखने का प्रयास करो, यहां पर बैलगाड़ी क्या है? बैलगाड़ी क्या है? बैलगाड़ी आपका यहां पर संज्ञा शब्द है। क्या है? संज्ञा शब्द है। और आपको पता है विशेषण क्या होता है? विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। अब देखो, ये पूरा का पूरा पद एक विशेषण की तरह से बर्ताव कर रहा है। हालांकि इसमें कितने पद हैं? हालांकि इसमें 1 2 3 पद हैं, परंतु ये एक पद की तरह से बर्ताव कर रहा है। और वो पद कौन सा है? विशेषण पद की तरह से। और ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है? तो ये इसकी तरफ इशारा कर रहा है, धीरे चलने वाली बैलगाड़ी, धीरे चलने वाली बैलगाड़ी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, धीरे चलने वाली बैलगाड़ी परसों तक आएगी। यानी कि मिलकर के एक विशेषण की तरह बर्ताव करें जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की ओर इशारा करे। जैसे जैसे इसमें और भी एग्जांपल आप देख सकते हो कि जैसे कुल 10 आदमी, कुल 10 आदमी, कुल 10 आदमी शादी में पहुंचे, कुल 10 आदमी शादी में पहुंचे, कुल 10 आदमी शादी में पहुंचे। तो आप यहां पर देखने का प्रयास करो, आप यहां पर जानने का प्रयास करो। आदमी, आदमी यहां पर मतलब क्या है? संज्ञा है आदमी। और उसके बारे में, संज्ञा सर्वनाम के बारे में जो बात होती है वो क्या होती है? वो विशेषण होती है। तो यहां पर कुल 10, ये आपका क्या है? ये आपका विशेषण पदबंध है। ये आपका क्या है? ये वाला और ये वाला, ये दोनों के दोनों आपके क्या है? विशेषण पदबंध है। क्योंकि एक से ज्यादा पद मिलकर के क्या कर रहे हैं? एक पद की तरह से बर्ताव कर रहे हैं। और वो पद कौन सा है? वो विशेषण है। तो वो विशेषण पदबंध आपका कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अच्छा, बहुत बढ़िया इंद्राज गुर्जर जी, अजमेर राजस्थान से राम राम। बिल्कुल राम राम। मेरे को आना है राजस्थान एक बार, जैसलमेर की तरफ आना है एक बार, बीकानेर की तरफ। तुम दरोगा बन जाओ। आप वो इंस्टाग्राम आईडी पे देखो, हमारे पुराने वाले दरोगा छात्र कल हमको मिले थे। बहुत अच्छा लगता है, बड़ा प्यारा लगता है। जब तुम लोग भी मिलोगे तो बहुत बढ़िया लगेगा। दरोगा की वर्दी में राजस्थान पुलिस यहाँ पर लिखा रहेगा, यहाँ पर वो बैज लगा रहेगा राजस्थान पुलिस का। हाँ हाँ हाँ, तमाम एग्जाम्पल ऐसे हो सकते हैं। कालू, कालू रावत जी। हाँ, सुरेश नेक और ईमानदार है, नेक और ईमानदार है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो जब एक से ज्यादा पद मिलकर के एक विशेषण की तरह बर्ताव करें तो वहां पर विशेषण पदबंध आपका रहता है। मूल बात क्या है कि एक से ज्यादा पद मिले हुए हैं और वो एक की तरह से बिहेव कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं। उसके बाद हमारा चौथे नंबर पर कौन सा आ जाता है? चौथे नंबर पर आ जाता है हमारा क्रिया पदबंध। चौथे नंबर पर हमारा आ जाता है क्रिया पदबंध। क्रिया पदबंध, और सिंपल है इसमें। तो ये थोड़ा सबसे ज्यादा मुश्किल किसको होता है पहचानना? सबसे ज्यादा मुश्किल हो जाता है पहचानना संज्ञा पदबंधों को और सर्वनाम पदबंधों को। उसी लिए उनकी ट्रिक भी है
कि बिल्कुल आगे या बिल्कुल पीछे संज्ञा शब्द जुड़ा हुआ मिलेगा। बट विशेषण है, विशेषण की पहचान आप डायरेक्टली कर सकते हो, या तो क्या रहेगा, वो बिल्कुल सामने दिखाई देगा, मतलब वो अटैच मिलेगा आपको किसी न किसी संज्ञा या सर्वनाम से, और आपको क्लियरली पता लग जाएगा। क्रिया का भी ऐसा ही है, क्रिया मूल क्रिया के साथ में जो सहायक क्रिया इत्यादि जुड़ जाते हैं, जैसे रमेश गाड़ी चला रहा है। अब चलाना तो मुख्य क्रिया है, रहा है ये सब सहायक क्रियाएं इत्यादि हैं। तो ये पूरे के पूरे एक से ज्यादा पद आपस में मिल जाएंगे, क्रिया की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे, हाँ अंजू कोई भी पहन सकता है, बट लहसुन प्याज इत्यादि का निषेध हो जाता है, फिर वो नहीं खाना चाहिए, फिर खाते हैं तो दोष लगता है। क्रियापद बंध, जब एक से ज्यादा पद मिलकर एक क्रिया की तरह व्यवहार करें, एक क्रिया की तरह व्यवहार करें। जब एक से ज्यादा पद मिलकर एक क्रिया की तरह व्यवहार करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, क्रियापद बंध कहते हैं। बहुत सरल है, बहुत साधारण है, जैसे यही वाला था हमारा कि उदाहरण, रमेश गाड़ी चला रहा है, रमेश गाड़ी चला रहा है, रमेश गाड़ी चला रहा है। अब हमने लिख दिया यहां पर कि रमेश गाड़ी चला रहा है, तो आप देखो यहां पर चलाना क्रिया हुई, रहा है, ये पूरा का पूरा क्या हुआ, ये पूरा का पूरा आपका क्रियापद बंध है ना, ये आपका पूरा का पूरा क्रियापद बंध है, क्रियापद बंध है। क्रियापद बंध में आप एक छोटी सी चीज नोटिस कर लीजिए कि क्रियापद बंध इक्वल टू मुख्य क्रिया प्लस सहायक क्रिया इत्यादि सब लगा दो। क्रियापद बंध में क्रियापद बंध इक्वल टू मुख्य क्रिया प्लस सहायक क्रिया, सहायक क्रिया आदि, ये आपको थोड़ा सा पहचान कर लेनी है, इससे ही आपका काम हो जाएगा। रमेश गाड़ी चला रहा है, जैसे मोहना, 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 मोहना शब्द है, बड़ा प्यारा शब्द है। हाँ सर, क्या कोई पहली बार में तैयारी करके दरोगा बन सकता है? क्यों नहीं बन सकता भाई। आप एक बात सुनो, दरोगा के पेपर, दरोगा की परीक्षा हर बार हर साल थोड़ी होती है, या हर 6 महीने में होती है, 5 साल में एक बार परीक्षा होती है दरोगा की। और जो बनते हैं वो पहली बार पढ़ के बनते हैं, 2 बार, 2 3 बार थोड़ी। किसी भी परीक्षा के लिए जरूरत है त्याग की, हम त्याग करें, सुबह उठ जाएं, आप सुबह ही उठ जाओ, 4 बजे उठ जाओ, 5 बजे उठ जाओ, उठते ही थोड़ा बहुत, उठते ही ना सीधे भगवान का स्मरण करो, स्मरण करते ही तुरंत पढ़ने बैठ जाओ, चौधरी में ही एक वो आती है लैपटॉप टेबल, वहीं पुस्तक रखो साथ में, उठाओ, आंख खुल जाएगी तुरंत, तुरंत गणित के सवाल सॉल्व करने शुरू कर दो, तुरंत हिंदी पढ़ना शुरू कर दो, प्रश्न, आंख खुल जाएगी। इतने खुलते खुलते वहीं थोड़ा पानी पी लो, वहीं बैठे बैठे लघुशंका यानी कि मूत्र त्याग की इच्छा हो जाएगी, और लेटरिन इत्यादि भी आ जाएगी, इतने में ही, इतने में चले जाओ। और तो फिर हाथ पैर धुल करके, ठीक है, अभी ज्यादा नियम नहीं है, हाथ पैर धुल करके वहीं मंजन कर लो, मंजन करके और पुनः आके बैठ जाओ, फिर पढ़ो 2 3 घंटा वहीं बैठ करके, वहीं चाय इत्यादि बना लो अगर कमरे में हो तो, उठ करके फिर अपना स्नान करो, भगवान का ध्यान कर लो, भगवान का ध्यान करके फिर पढ़ने बैठ जाओ। सुबह से लेकर शाम तक पढ़ो लगातार, थोड़ा थोड़ा रुक रुक करके, मेहनत से हर विषय को अभ्यास करो, रिवीजन करो प्रॉपर, और उसके बाद शाम के टाइम चले जाओ ग्राउंड में, 1 घंटा ग्राउंड में व्यतीत करो, कम से कम 20 25 मिनट दौड़ लगाओ, हल्की 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 हल्की, जिससे दिन भर पढ़ने से जो स्ट्रेस इकट्ठा हो गया है वो खत्म हो जाएगा। फिर 15 20 मिनट एक्सरसाइज करो, फिर 15 मिनट टहलते हुए आ जाओ, फिर हल्का फुल्का जो है वो बढ़िया अगर कुछ खाना हो तो आओ, नहा लो, धो लो, नहा धो करके फिर थोड़ा बाजार टहलने निकल जाओ, 15 20 मिनट बाजार टहल लो या आसपास टहल लो, या कुछ देखना है, मूवी देखनी है, वेब सीरीज देखनी है, वो देखो, फिर भगवान का स्मरण करके थोड़ा रिवीजन इत्यादि करो, फिर पढ़ के सो जाओ, बस ये। हम्म हम्म हाँ ठीक है, जैसे मोहना लेख लिख रहा है, मोहना लेख लिख रहा है, मोहना लेख लिख रहा है। जितने भी बच्चे अभी मतलब पिछली बार हमने पढ़ाए थे, और ब्रह्मचर्य का पालन बहुत निष्ठा से करें, जितने बच्चे हमने पढ़ाए थे वो सब लग गए। हाँ अभी देखना यूपीएसआई में सब लगेंगे, और आप भी लगोगे, चिंता मत करना।
सब पेपर में पढ़ाओ मिलेगा। देखो आपने 2 परीक्षाएं दी है हिंदी की, उसमें मैक्सिमम सवाल आपको बने कि नहीं बने। और अभी रुक जाओ, अभी तो सिलेबस पूरा हुआ है, सिलेबस भी पूरा नहीं हुआ है। सिलेबस पूरा हो जाने के बाद प्रैक्टिस कराने दो मुझे, प्रैक्टिस कराने के बाद मैराथन्स लेने दो मुझे 1 शॉट, और उसके बाद फिर फाइनल मुझे गागर में सागर मैराथन लेने दो, और फिर देखना भगवान की कृपा से तुम्हारा कितना बढ़िया पेपर होगा। हाँ, जिनकी शादी हो गई है वो भी ब्रह्मचर्य का पालन करें, नियम निष्ठा से रहें, माह में 1 बार संपर्क कर सकते हैं। वो भी कब? जब पत्नी ऋतुस्नाता होती है, यानी कि मासिक धर्म हुआ। मासिक धर्म होने के बाद विशेष इच्छा शरीर के हार्मोन्स के कारण होती है स्त्री को, है ना, वो काम वेदना बढ़ती है, उस समय अपनी पत्नी के संग रहना ये धर्म है, इसी के लिए विवाह किया जाता है। तो वहां पालन करे, माह में 1 बार संपर्क करे, ठीक है। और सुबह उठ करके फिर पढ़े लिखा है नहीं, फिर सुबह उठ करके स्नान करे, शुद्धि करे, और उसके बाद फिर से अपने काम में लगे। विवाह वालों के लिए नियम है, ठीक है। रोज रोज संग नहीं करना चाहिए, सप्ताह में 2-3 बार, उससे शरीर का नाश होता है। काम वासना जितनी बढ़ाते हैं उतनी बढ़ती है, ये ध्यान रखना चाहिए। विवाह के बाद, विवाह के तुरंत पश्चात तो खूब संग रहना चाहिए, अच्छे से पूरा रहना चाहिए, क्योंकि वो अवस्था होती है काम सुख को प्राप्त करने की। और उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या होगा, जब माह में आप पति और पत्नी 1 बार संपर्क करेंगे तो धीरे 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 फिर ये काम वासना भी नष्ट होती चली जाएगी, जिससे आचार विचारहीन होने की जरूरत नहीं पड़ेगी और जीवन बहुत सुंदरमय बना रहेगा, ठीक है। इसीलिए विवाह से पहले बिल्कुल भी संपर्क नहीं करना चाहिए शारीरिक रूप से किसी से भी। और ये कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है, बस ये युवावस्था का थोड़ा सा आवेग होता है। विवाह के पश्चात खूब आनंद लेना चाहिए, इसका खूब प्रेम करना चाहिए, पर धीरे धीरे इसको महा पे, और जब अवस्था बढ़ जाए तो फिर इसको धीरे धीरे बंद ही कर देना चाहिए। जब बच्चे बड़े होने लगे तो उसको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, कोई बहुत वो नहीं है। फिर भजन करना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। मोहन लेख लिख रहा है, तो लिख रहा है, लिख रहा है, ये क्रियापद बंध है। ये क्रियापद बंध है, क्योंकि लिख रहा है, यहां पर चल रहा है, 3 पद हैं, तो इन तीनों पदों को मिलकर के यहां पर क्रियापद बंध आपका बन रहा है। हाँ, ब्रह्मचर्य में बहुत सुख होता है, बहुत सुख होता है ब्रह्मचर्य में। जो भोगी हैं, जो विलासी हैं, वो हमेशा आपको दिखाई देंगे। जीवन में चित्त में स्थिरता नहीं रहती है और बड़ा कष्ट रहता है, और वो काम वेदना फिर उनसे उल्टे सीधे काम कराती है। जो स्त्री के चक्कर में पड़ जाते हैं, फिर बाहर स्त्री के चक्कर में पड़ जाते हैं, पर पुरुष के चक्कर में पड़ जाते हैं, फिर उनमें शराब, जुआ, मांस, मद्य सब आ जाते हैं और वो नष्ट हो जाते हैं। फिर तो बचना चाहिए। अगर आप जैसे कहते हैं ना कि यार आज के समय में कोई सिंगल है, अरे बहुत बढ़िया है, सिंगल है, विवाह के पश्चात ही मिंगल होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी का प्रेम संबंध बहुत पवित्र है अच्छा, तो रख लेना चाहिए, परंतु विवाह माता पिता की मर्जी से ही करना चाहिए, नहीं तो कोई लाभ नहीं है। हाँ, बहुत मुश्किल होता है, कुछ मुश्किल नहीं होता। राम नाम का अखंड जप करे, राम जी के शरणागत रहे। राम जी के शरणागत रहने का मतलब कृष्ण भी हैं, शिव भी हैं, नारायण भी हैं, दुर्गा भी हैं, गणेश भी हैं। और बढ़ के बोलूं तो अन्यान्य धर्मों में जैसे सिख हैं तो वाहे गुरु जी हैं, है ना। और मुस्लिम मत में नाम तो एक ही है ना, अकार जो है वो ब्रह्मवाची है। अल्लाह में जो अकार है वो माता शब्द है, अम्बा, अक्का, अल्लाह, ये तीनों माता के पर्यायवाची हैं संस्कृत में। तो वो है वो, ये तो सब झगड़ा फैलाया जाता है सब, पर मूल तत्व तो एक ही है। हम बहुत ऐसे महात्माओं को जानते हैं जिनमें कोई भेद नहीं है, ऐसे ऐसे हैं, बताएंगे कभी उनके रहस्य के बारे में आपको। उसके बाद अंतिम आ जाता है हमारा क्रिया विशेषण पदबंध, यानी कि एक से ज्यादा पद मिलकर क्रिया की विशेषता बताने वाले पद के रूप में, यानी क्रिया विशेषण के रूप में अपने आप को स्थापित करें, व्यवहार करें। क्रिया विशेषण पदबंध कुछ मुश्किल नहीं होता है, बढ़िया रहता है। भगवान का स्मरण करें, नियम बनाए जीवन में, कुछ इतना नाम जप करना है, इतना सब करना है, और मेहनत करें, सब अच्छा हो जाता है। हम्म। हाँ, अर्जुन में देख नहीं पाया हूं। हम्म। हाँ, ठीक है। तो क्रिया विशेषण पदबंध, तो जब एक से अधिक पद मिलकर, जब एक से अधिक पद मिलकर, जब एक से अधिक पद मिलकर, जब एक से अधिक पद मिलकर एक क्रिया विशेषण की तरह से बर्ताव करे, एक क्रिया विशेषण की तरह
व्यवहार करे तो क्रिया विशेषण पदबंध कहलाता है। बहुत सरल है, उदाहरण देखो, उदाहरण देखो, उदाहरण सरलता से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहां पर हम लिख सकते हैं कि मैंने रमा की, है ना, रमा की आधी रात तक, आधी रात तक प्रतीक्षा की, प्रतीक्षा की। तो यहां पर प्रतीक्षा करना है ना, प्रतीक्षा, प्रतीक्षा करना, प्रतीक्षा करना, ये एक तरह से यहां पर क्रिया है। और क्रिया के बारे में क्या बात हो रही कि आधी रात तक। तो आप यहां पर देखो कि 1 2 3, ये 3 पद आपस में मिलकर के क्रिया विशेषण की तरह से बर्ताव कर रहे हैं। तो ये आपके क्रिया विशेषण पदबंध कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? क्रिया विशेषण पदबंध कहलाएंगे। जब एक से ज्यादा, और बहुत सारे क्रिया विशेषण तो ऐसे हैं जो क्रिया विशेषण पदबंध की स्थिति में ही पहुंच जाते हैं। कछुआ धीरे धीरे चलता है, बिल्कुल कालू जी, हाँ बहुत बढ़िया अमित, हाँ इतना ही करो। 1,000 नहीं, 10,000 तो करो, कम से कम घंटा भर तो करो, 10,000 तो करो। 10,000 कम से कम 21,600 नाम जप तो प्रतिदिन करना चाहिए, प्रतिदिन। क्योंकि ये बात है, बता देता हूं थोड़ी सी, फिर आगे चलते हैं। क्योंकि प्रतिदिन 21,600 श्वास मनुष्य लेता है। और चलो फिर इसकी गणना बाद में बताएंगे, मैं समय पे ध्यान चला गया मेरा, फिर बाद में बताएंगे। कम से कम इतना करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहां पर आ जाएगा, उसके बाद यहां पर आ जाएगा दूसरा कि कुछ लोग, कुछ लोग सोते सोते चलते हैं। देखे आपने कुछ लोग ऐसे, कुछ लोग सोते सोते चलते हैं। तो कुछ लोग सोते सोते चलते हैं, कुछ लोग सोते सोते चलते हैं। तो चलते हैं, चलते हैं मतलब आपकी ये क्रिया हो गई है, चलते हैं आपकी क्रिया हो गई है। और कुछ लोग सोते सोते चलते हैं। तो सोते सोते चलते हैं, ये क्या आ जाएगा? ये आपका क्रिया विशेषण पदबंध आ जाएगा। एक से ज्यादा पद मिलकर के एक क्रिया विशेषण की तरह से बर्ताव करते हैं। जी जी मुस्कान, करेंगे बेटे उसको भी, ठीक है। पदबंध समझ में आ गए? हम्म, हाँ नहीं, मैं किसी भी विषय में भेद छिपाव दोहराव नहीं रखता हूं। सबको सब पता है आज के समय में, और गंभीरता से बात करना ही सब चीजों को क्लियर कर सकता है, ठीक है। ये हमारा टॉपिक यहां पर हुआ। अब मैं आपको अर्थ के आधार पर जो है उनको भी थोड़ा थोड़ा बता देता हूं फटाफट। तो आप उनको देख लेंगे और उनको समझ लेंगे तो आपको काफी मदद मिल जाएगी। अगर वहां से भी प्रश्न आ जाएंगे, एक बार थम्स अप करके बता दीजिए आपको पदबंध समझ में आ गए हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? जी बहुत बढ़िया। अब मैं एक एक उदाहरण देता जाऊंगा और समझाता जाऊंगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया, चलिए आगे चलते हैं। अब यहां पर हम देख लेते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, फटाफट देख लेते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, अर्थ के आधार पर हमारे वाक्य के भेद। और कितने भेद हैं? तो हमारे 8 भेद हैं। कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। इनको जान गए हैं हम। तो सबसे पहला कौन सा है? विधानवाचक। सबसे पहले कौन सा है? विधानवाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य सबसे पहला है विधानवाचक वाक्य। और विधानवाचक वाक्य के संदर्भ में आपको यहां पर देखना है कि जिन वाक्यों, जिन वाक्यों में क्या होता है? कार्य के करने या होने का पता लगता है, सिंपली सूचना मिलती है उनकी, कि जिन वाक्यों में क्रिया के, जिन वाक्यों में क्रिया के, क्रिया के करने या होने, क्रिया के करने या होने की सूचना मिलती है। जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिलती है, जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिलती है, सिंपल है ना, उनको विधानवाचक वाक्य कहा जाता है, जिनसे सिंपली हमको पता लग जाता है। हाँ हाँ
हाँ कोमल, आप क्या दिक्कत आ रही है बेटे, मुझे बताओ, मैं हेल्प करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, सभी को मतलब आ गया है। संभवतः आप शुरू से नहीं देख पाए होंगे, एक बार शुरू से देख लीजिए तो आपको पता लग जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो जिन वाक्यों में क्या होता है, जिन वाक्यों में आपका कार्य के, क्रिया के करने या होने की क्या मिलती है, सूचना मिलती है, उनको क्या कहते हैं, विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप बहुत सरलता से यहां देख सकते हैं, जैसे मैं लिखूं मैंने दूध पिया, बस सिंपल आपका होना चाहिए, मैंने दूध पिया, मैंने दूध पिया, ये आपका आ गया, मैंने दूध पिया, तो सिंपल है, मैंने दूध पिया। हाँ हाँ, सूर्य पूरब से निकलता है, बिल्कुल सिंपल, मतलब सिंपल सी बात हो और उसको आपको लिख देना है। जैसे बारिश हो रही थी, बस क्रिया के करने या होने का पता चले, बारिश हो रही थी, बारिश हो रही थी, तो होना और करना दोनों आपके आ गए। तो जहां पर साधारण तरह से क्रिया के करने या होने का बोध होता है उसको विधानवाचक वाक्य कहा जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपका आ जाता है कौन सा, दूसरे नंबर पर आपका आ जाता है निषेधवाचक वाक्य। कौन से आ जाते हैं, निषेधवाचक। दूसरे नंबर पर आपका आ जाता है निषेधवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य आपका आ जाता है। निषेध का मतलब क्या होता है, निषेध मतलब मनाही ना, निषेध मतलब क्या होता है, निषेध मतलब मनाही, मनाही को बताने वाला, मनाही, प्रोहिबिशन। अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं निषेध को, प्रोहिबिशन। आपने देखा होगा गाड़ी में जाते हैं, गाड़ी में सफर करते हैं बसों में, तो वहां पर साइड में दीवार, उस पर छत उसकी एक दीवार पे लिखा रहता है बस की कि स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड, यानी धूम्रपान करना मना है। और वो केवल गाड़ी में नहीं है, वो बाहर भी है। हाँ कोमल, कोई बात नहीं, एक बार देखो ध्यान से, आ जाएगा। हम्म, ठीक है। तो जहां पर मनाही का बोध होता है, तो यहां पर आप लिखो कि जिन वाक्यों में, जिन वाक्यों में, जिन वाक्यों में, जिन वाक्यों में कार्य के न होने का बोध होता है, न होने का बोध होता है, जिन वाक्यों में कार्य के न होने का बोध होता है, यानी कि वहां पर मनाही जैसा एक तरह से हमको दिखाई देता है। जैसे इसमें लिखें कि रमेश ने आज खाना नहीं खाया, रमेश ने आज खाना नहीं खाया, रमेश ने आज खाना नहीं खाया, ये हो गया। तो आप देखो नहीं खाने का बोध यहां पर हो रहा है। और एग्जाम्पल आप इसमें ले सकते हैं, जैसे करुणा, करुणा किसी लड़की का नाम ले लेते हैं, करुणा बच्चों को परेशान मत करो, बच्चों को परेशान मत करो, करुणा बच्चों को परेशान मत करो। रमेश ने आज खाना नहीं खाया और करुणा बच्चों को परेशान मत करो। तो देखो यहां पर मत और नहीं, ये क्या है, ये मनाही, ये निषेध के बारे में ही बात कर रहा है। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया अमित तिवारी जी, बिल्कुल ठीक है। चलो उसके बाद तीसरा आ जाता है हमारा आज्ञावाचक। तीसरा कौन सा आ जाता है, आज्ञावाचक, जिसमें क्या होती है, आज्ञा, आज्ञा, जहां पर किसी आज्ञा की चर्चा हो, आज्ञावाचक वाक्य कौन सा है, आज्ञावाचक वाक्य है। तो इसमें सिंपली आप लिख लीजिए कि जिन वाक्यों में आज्ञा, जिन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना, मतलब कि प्रेयर हो किसी के लिए, किसी को आज्ञा देना हो, आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश का पता चलता है, उपदेश, उपदेश का पता चले, उपदेश का पता चले। जिन वाक्यों में किसका पता चलता है, आज्ञा का पता चलता है, जिन वाक्यों में आज्ञा का, प्रार्थना का या उपदेश का पता चलता है, उसमें क्या रहता है आपका, आज्ञावाचक वाक्य रहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप बहुत सरलता से उदाहरण यहां पर लिख सकते हैं कि बड़ों का सम्मान करो, बड़ों का
बड़ों का सम्मान करो, बड़ों का सम्मान करो, बड़ों का सम्मान करो। जैसे हमने यहां पर लिख दिया बड़ों का सम्मान करो, सिंपल, बड़ों का सम्मान करो, ठीक है, बड़ों का सम्मान करो। तो ये आपकी एक तरह से आज्ञा हो गई, ये एक तरह से आपकी आज्ञा हो गई। उसके बाद है ना, जैसे खेत में जाकर पानी चलाओ, पर ये तो आज्ञा ही हो गई, प्रार्थना, उपदेश, है ना, ये आ जाएगा। बड़ों का सम्मान करो, ये एक तरह का उपदेश भी है, आज्ञा भी है। और प्रार्थना, भगवान तुम्हारा, है ना, भगवान तुम्हारी उम्र लगावे, भगवान तुम्हारी उम्र लगावे, भगवान तुम्हारी उम्र लगावे, ठीक है। ये जो वाक्य है ना, ये सुनने को नहीं मिलते हैं। हाँ, ये वाक्य सुनने को नहीं मिलते हैं, मैंने बचपन में सुने थे ये, जब तक मेरी दादी थी तब तक ये सुनने को मिलते थे। बट जो अभी हमारे माँ बाप की जनरेशन है, उनमें कहीं कहीं ये सुनने को मिल रहा है, बट हमारी जनरेशन में शायद ये कहीं बहुत दुर्लभता से सुनने को मिलेगा। जब, हालांकि भाषाएं सब एक हैं, बात सब एक है, बट जब कोई कहता है कि गॉड ब्लेस, ऐसे बोलते हैं लोग, गॉड ब्लेस, अब बिल्कुल ठीक है, उनकी भावना ही हो सकती है, बड़ी प्रेम भरी हो सकती है कि गॉड ब्लेस, यानी भगवान तुमको आशीर्वाद दें, भगवान तुम्हारी उम्र लगावें, भगवान तुम्हारी रक्षा करें, ये हो सकता है। परंतु इस शब्द में वो मिठास बिल्कुल भी नहीं आ सकती जिसको गांव में बैठी हुई अनपढ़ दादी भावुक अंतःकरण के साथ में कहती है, बेटे भगवान तेरी उम्र लगावे। जैसे ये शब्द कानों में पड़ता है तो न जाने एक भावुकता सी, न जाने कुछ ऐसा लगता है कि वाकई में कुछ मांगा गया है। और गॉड ब्लेस तो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग वहीं करें जहां पर आवश्यकता हो। अनावश्यक जगहों पर जहां पर लोग हिंदी भी समझते हैं, हमारी बोली भी समझते हैं, वहां पर इसको ना करें, ठीक है। उम्र, हाँ वो ऐसे ही, वो मैंने राम सिंह जी लिखा है वैसे ही। अब उम्र लगावे ऐसे थोड़ी कहते हैं, उम्र लगावे, बिल्कुल सरलता से ऐसे भी लिखा जा सकता है। हाँ, भगवान तुम्हारी उम्र लगावे, भगवान तुम्हारी इच्छा पूरी करें, तो प्रार्थना इत्यादि आ जाएगा। उसके बाद चौथे नंबर पर हमारा क्या आ जाएगा, चौथे नंबर पर आ जाएगा हमारा प्रश्नवाचक, यानी कि जहां पर वाक्य के माध्यम से किसी प्रश्न के करने का पता चलता है। हाँ, इसमें आप सिंपली लिखो, सिंपली देखने का प्रयास करो कि जिन वाक्यों से, जिन वाक्यों से किसी प्रकार के प्रश्न का बोध होता है, प्रश्न का बोध होता है, प्रश्न का बोध होता है, जिन वाक्यों से किसी प्रकार के प्रश्न का बोध होता है, मतलब कि सीधे आपका क्वेश्चन आपको, हम्म बिल्कुल, बड़े बोलते हैं आज भी ऐसा, हाँ बेटे भगवान तेरी उम्र लगावे, तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुकून सा मिलता है, ये बात आपकी रहती है वहां पर। उदाहरण देखो, उदाहरण इसमें कुछ भी हो जाएगा। जैसे जैसे तुम में से किसी का नाम लेते हैं, अमित का नाम लेते हैं, अमित का, हाँ तो अमित क्या खा रहे हो, क्या खा रहे हो अकेले अकेले, तो अमित क्या खा रहे हैं अकेले, तो एक प्रश्न का बोध हमको वहां से हो रहा है। जैसे दीपक का नाम लेते हैं, दीपक, एक हमारे मित्र भी हैं दीपक, बहुत अच्छे हैं, मिलवाऊंगा कभी मैं उनसे आपको। अभी वो उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा के पद पर हैं। हाँ बिल्कुल, कल रात तुम कहाँ थे बताना, सही सही, कई प्रश्न आए, इससे प्रश्नवाचक वाक्य से कई प्रश्न आए, घुमा कर आए सर, कैसे भी आए आपको समझ में आना चाहिए, प्रश्न होना चाहिए वहां पर। हाँ ठीक है, चलो, तो यहां पर जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, एक तो पहचान क्या है कि बाद में वो भी देखने को मिल जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य आपका वहां पर हो जाएगा। हम्म बहुत बढ़िया उपेंद्र जी।
चलो उसके बाद पांचवें नंबर पर कौन सा आ जाएगा? पांचवें नंबर पर आपका आ जाएगा इच्छावाचक। पांचवें नंबर पर आपका आ जाएगा इच्छावाचक वाक्य। कौन सा आ जाएगा? इच्छावाचक वाक्य। तो इसमें साधारणतः हम क्या लिखेंगे कि जिन वाक्यों में इच्छा, ध्यान से देखना, इच्छा, आशीष, भाई एक तरह से आशीर्वाद देना किसी को, है ना, खूब लंबी उम्र हो बेटा, जाओ खूब खुश रहो, आयुष्मान भव इत्यादि इत्यादि की भावना हो। हाँ, राम सर क्या कर रहे हैं? राम सर पढ़ा रहे हैं। आशीष एवं एवं शुभ कामना का ज्ञान होता है। किसका होता है? शुभ कामना का, शुभ कामना का ज्ञान होता है। शुभ कामना का ज्ञान होता है। जिन वाक्यों से लिखना ज्यादा उपयुक्त है। जिन वाक्यों से, इसको सही कर लीजिए, जिन वाक्यों से इच्छा, आशीष और शुभ कामना, इच्छा, आशीष और शुभ कामना का ज्ञान होता है, उन्हें उन्हें क्या कहते हैं? इच्छावाचक या इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप इसमें लिख सकते हैं बहुत साधारणता से कि तुम्हारा कल्याण होवे, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो। क्या है? तुम्हारा कल्याण हो, ये बात उसमें लिखी जाए, तुम्हारा कल्याण हो। तो आशीर्वाद देना, किसी को आशीष देना, इच्छा, शुभ कामना, यही आपकी आ जाती है। जैसे भगवान तुम्हें कामयाब करे, भगवान तुम्हें कामयाब करे, ये शुभ कामना है। मेरी भी शुभ कामना है कि भगवान आप सबको कामयाब करे, भगवान आपकी इच्छा पूरी करे। बिल्कुल यही बात है। हाँ, पूजा नहीं, ऐसा नहीं होता है, वो आप एक बार थोड़ा सा, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल, तुम जल्दी सफल हो, बिल्कुल। देखो दरोगा में नंबर आना है इस बार, नहीं तो कूट दूंगा जहां मिलोगे। ये मत समझना कि मेरी हाइट कम है, तुमको ऐसे लगती होगी यहाँ। तुम्हारे बराबर लंबा होऊंगा मैं। हो सकता है तुम राजस्थान से हो तो तुम्हारी हाइट 6+ भी हो सकती है, फिर भी कूट दूंगा मैं। क्यों? क्योंकि तुम सम्मान में कुछ नहीं कहोगे, मैं गुस्से में पीट दूंगा। ठीक है, हो सकता है 6'1" हो, 6'1.5" हो, 2 हो, 6.5 फुट हो, पर मेरी भी 6 है, इससे कम नहीं है, चिंता मत करना। हाँ ठीक है, पांचवा हो गया हमारा। उसके बाद छठवां हमारा कौन सा हो जाएगा? छठवां हो जाएगा हमारा संदेहवाचक। छठवां हमारा कौन सा हो जाएगा? संदेहवाचक। छठवां हमारा हो जाएगा संदेहवाचक। छठवां हमारा हो जाएगा संदेहवाचक। तो संदेहवाचक को आप किस तरह करोगे? तो जिन वाक्यों में संदेह और संभावना व्यक्त होती है, जिन वाक्यों से संदेह और संभावना, जिन वाक्यों से संदेह, हाँ राम सिंह जी की 6, हाँ कोई नहीं। आपको सबसे अधिक क्या प्रिय है? श्री रघुनाथ जी। हम्म। जिन वाक्यों से संदेह और संभावना व्यक्त होती है, जिन वाक्यों से संभावना और संदेह व्यक्त होता है या होती है, उस हिसाब से आप चीजों को कर लेंगे यहां पर। उसके हिसाब से यहां पर उदाहरण आप लोग देखने का प्रयास करें। उदाहरण में क्या आ जाएगा? शायद शाम को बारिश होगी, शायद शाम को बारिश होगी। तो संभावना, संदेह है, एक तरह से इसको मान लीजिए। हालांकि उनको जब देखते हैं, हाँ, दाल बाटी चूरमा, वो तो खाएंगे जब तुम दरोगा बन जाओगे ना, तब खाएंगे। हाँ, मैं खा के नहीं आया, इस बार उदयपुर गया था, मेरे को एक दो दुकान दिखाई भी दी। मैं कहा, नहीं भाई, ये तभी खाएंगे जब ये दरोगा बन जाएंगे मेरे बच्चे। हाँ। हम्म।
क्योंकि अभी तुम जब उसके बाद इंटरव्यू की तैयारी करने भी आओगे ना, तो इंटरव्यू की तैयारी तुमको फ्री कराएंगे हम लोग। इंटरव्यू की तैयारी तुमको फ्री कराएंगे हम लोग, और मैं भी उपस्थित रहूंगा वहां, बीच बीच में आऊंगा मैं। हाँ, ठीक है। तो जहां पर इस तरह से हमको देखने को मिलता है, वहां पर क्या होता है, वहां पर संदेहवाचक आपका रहता है। इस चीज को आप ध्यान से देखें और ध्यान से समझने का प्रयास करें। शायद कल हिंदी का कोर्स पूरा हो जाएगा, नहीं अभी नहीं होएगा, अभी 2-3 दिन लग सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखो। उसके बाद हमारा आ जाएगा, सातवां आ जाएगा विस्मयवाचक। तो विस्मयवाचक वगैरह वहीं जहां पर विस्मय, शोक, हर्ष आदि भावों का पता चलता है, वही सब चीजें आ जाएंगी। विस्मयवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य। सबसे अंत में मैं आपको पारिभाषिक शब्दावली करवाऊंगा। हाँ, टीकम राठौर। हाँ, नहीं नहीं, कर दिया है मैंने, आपका जवाब दिया था टीकम। आपने बोला था ना कि काबू नहीं होता है, कंट्रोल नहीं रहता है, मुश्किल होता है, वो बताया था मैंने आपको। तो यहां पर लिखो, जिन वाक्यों से, जिन वाक्यों से आश्चर्य, आश्चर्य, घृणा, प्रेम, है ना, जिन वाक्यों से आश्चर्य, घृणा, प्रेम, क्रोध, है ना, क्रोध, शोक आदि भावों का पता चले, शोक आदि भावों का बोध होता है, 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 उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं आपका विस्मयवाचक वाक्य। ये ध्यान रखने हैं आपको, इन आदि भावों का बोध होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर के, जैसे आश्चर्य होता है, वाह कितना सुंदर नजारा है, कितना सुंदर नजारा है, कितना सुंदर नजारा है, वाह कितना सुंदर नजारा है। ये आपको देखो, और आपको पता ही है विस्मयवाचक वाक्यों में विस्मय बोधक चिन्ह रहता है। अरे यह क्या हुआ, हाँ टीकम, हाँ जरूरी रहता है। हम्म। अगर आप विशिष्ट साधनात्मक स्तर को प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर गुरु की आवश्यकता है, गुरु प्रदत्त मंत्र की आवश्यकता है, विधि की आवश्यकता है, उनके निर्देशन की जरूरत है। अगर आप विशिष्ट उसको प्राप्त करना चाहते हैं तो गुरु की आवश्यकता है। परंतु गुरु वास्तविकता में गुरु हो, में बहुत ज्ञानवान हो, और श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम, यानी कि खूब पढ़े लिखे हों, शास्त्रों का पूरा पूरा ज्ञान हो, जिससे हमको कोई भी दिक्कत आवे तो उसका समाधान वो कर सकें। बिल्कुल। और अगर गुरु नहीं मिलते, अगर अच्छे गुरु नहीं मिलते, जिनमें हमारी आजीवन श्रद्धा रह सके, जिनके आचार विचार सद्गुण बहुत अच्छे हों, भजन करने वाले हों, बढ़िया हों, अच्छे ज्ञानी हों, बढ़िया, ऐसे अगर गुरु ना मिले तो फिर गुरु ना बनावे। ठीक है, अगर बहुत इच्छा है तो भगवान से प्रार्थना करें, तब दभी घूमते रहते हैं, वो भी प्रकट होकर के दर्शन दे करके दीक्षा दे देते हैं, ऐसी भी स्थिति रहती है। उसके बाद आगे, जैसे शाबाश, जैसे हम लिखे यहां पर, शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने बहुत अच्छा काम किया, शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया, शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया, शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये चीज आपको समझ लेनी है। क्लियर? चलिए दोस्तों, अब आठवां और अंतिम कौन सा रह गया इसमें, संकेतवाचक। तो संकेतवाचक में जहां पर क्या होता है, ये बिल्कुल हेतु हेतु मत जैसा है, कि जहां पर एक क्रिया का संकेत दूसरी क्रिया में मिलता है। छी कितना गंदा है, हाँ, ये तो राजस्थान आके बोला होगा आपने, क्या बोला है अमित, राजस्थान आके। हम्म। संकेतवाचक, इसमें लिखो संकेतवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य के अंतर्गत क्या है कि जहां पर, है ना, जिन वाक्यों में एक क्रिया के होने का संकेत दूसरी क्रिया से प्राप्त होता है, जिन वाक्यों में एक क्रिया के होने का संकेत
दूसरी क्रिया से प्राप्त होता है। हेतु हेतु मत जैसे क्रिया से प्राप्त होता है, दूसरी क्रिया से प्राप्त होता है। देखो अगर आप पूरे हिंदी सब्जेक्ट को बहुत अच्छे पढ़ लोगे ना तो आपको पूरे में से पूरे नंबर है। हाँ वाह कितना सुंदर नजारा, हाँ बिल्कुल बोला था भाई मैं। जब मैंने उदयपुर में वो स्कूटी रेंट करी, रेंट करने के बाद जैसे ही मैं वहां से निकला फतेह सागर, मुझे नहीं पता था फतेह सागर झील है वो, मैं बाहुबली हिल्स के लिए जा रहा था। वहां पे किसी ने कहा था बड़े सुंदर नज़ारे हैं और झीलें आती हैं, सब आता है। कहा भाई बहुत बढ़िया। तो मैंने वहां से जैसे ही मैंने ढलान पे से उतारी, वहां करणी माता का मंदिर है, नीमच माता का मंदिर है, तो वहां देखा ऊपर, अच्छा वहां माता का मंदिर, इधर नजर घुमा, इतनी लंबी चौड़ी झील दिखाई दी, मन तृप्त हो गया, खुश हो गया मन। क्योंकि पता नहीं मैं कब घूमा था लास्ट टाइम, पता नहीं कब। एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए कोई भी बुक ले लो जिसमें आरपीएससी के प्रीवियस ईयर का संगठन पूरा वो मिल जाए। आप मार्केट नहीं जाते क्या? किस दिन छुट्टी रहती है, मार्केट जाओ, घूम के आओ, देख के आओ। जैसे उदाहरण के तौर पर आप कुछ भी ले सकते हैं। एक लाल पेन से नहीं लिखा है अभी तक, यदि परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे, यदि परिश्रम करोगे तो दरोगा बन जाओगे, दरोगा बन जाओगे, यदि परिश्रम करोगे दरोगा बन जाओगे, बात खत्म। ठीक है, तो जहां पर एक उसका संकेत मिलता है, एक एक क्रिया का संकेत दूसरी क्रिया में मिलता है, बिल्कुल हेतु हेतु मत जैसे, वहां पर क्या रहता है, वहां पर संकेतवाचक वाक्य आपका रहता है। बोलो समझ में आया? ये हमारा वाक्य यहाँ पर कंप्लीट हो गया। कल से हम पढ़ना शुरू करेंगे वाक्य शुद्धि को, कि वाक्य में कहां कहां पर किस किस तरह से गड़बड़ियां रहती हैं। हाँ, शूरवीरों की धरती है, बिल्कुल। केवल शूरवीरों की धरती नहीं है, ऐसा मत कहो, केवल शूरवीरों की धरती नहीं है, भक्तों की धरती है। कैसे, बताता हूं मैं। किसी ने कहा कि माता अपने गर्भ से बालकों को जन्म देती है, बालकों को जन्म देती है, तो इसने कहा कि कैसे बालक होने चाहिए, लड़का हो लड़की हो, कैसा बच्चा होना चाहिए? तो कहने वाले ने बहुत सुंदर कहा कि जने तो जननी भक्त जने कै दाता कै सूर, जने तो जननी भक्त जने कै दाता कै सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे खोवे नूर। ये तीन ही बात हैं जो पुत्र पुत्रियों में होनी चाहिए। या तो वह भक्त होवे, क्या होवे, भक्त होवे, भगवान के भक्त होवे, माता पिता के भक्त होवे, संतों के भक्त होवे, देश के भक्त होवे, किसी भाषा के भक्त होवे, है ना, भक्त किसी के भी हो सकते हैं, राजनेताओं के भक्त ना होवे भगवान के भक्त होवे, माता पिता के, पूर्वजों के, बड़ों के भक्त होवे, ठीक है, शिक्षकों के, अध्यापकों के, विद्या के भक्त होवे, के दाता, दानवीर होवे, दान देने वाले हों, जिससे लोगों, दानवीर होवे, धन देवे, अर्थ देवे, कपड़ा अनाज बांटें, जिससे लोगों का जीवन चले, ऐसे ऐसे लड़का लड़की होने चाहिए। और कै सूर, या शूरवीर होने चाहिए, जो भयंकर युद्ध स्थल में भी, जहां पर भयंकर गर्जना और काल चारों तरफ घूमता रहता है, वहां पर भी उनका हृदय जरा सा भी ना कांपे, ऐसे वो होने चाहिए। अगर ऐसे बच्चे हैं तो ही लाभ है, नहीं तो बच्चे पैदा करने का कोई फायदा नहीं है। वो माता बांझ ही रहे, वो अपना शरीर क्यों बिगाड़ती है, ये बात कही जाती है। तो आप भी ऐसे ही बने, भक्त भी बने, दाता भी बने, शूरवीर भी बने। ठीक है, आप पुलिस में जाओगे, खूब शूरवीरता दिखाना, खूब अपराध के खिलाफ काम करना, और दानी भी बनना, लोगों की मदद करना, लेना नहीं थप्पड़ मार के पुलिस वाले हैं। और भक्त तो निरंतर बने रहना अपने माता पिता के, और भगवान के भक्त बने रहना। तो ये है, और ऐसे ही बालकों को पैदा करना आप अगली पीढ़ियों के लिए। कोई बात नहीं, टीकम, कोई दिक्कत नहीं। चलो, आपकी क्लास चल गई है, कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, लव यू ऑल गाइस, बाय।